नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमिंग स्टडी में। मैं ऋतुराज पांडे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारत का भूगोल स्टार्ट किए हैं। 1000 प्लस एमसीक्यूज है इसमें, और ये जो बुक क्वेश्चंस जो हैं वो किरण पब्लिकेशन का है। टोटल 8360 प्लस क्वेश्चंस है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जितने भी बिहार के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। चाहे वो बीएसएससी हो गया, मतलब जितना भी एग्जाम है आज तक हुआ है बिहार में, वो सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं पार्ट 1 भी। और लगातार ये सीरीज चलता रहेगा क्योंकि हमने कंप्लीट ये बुक का सीरीज हम लोग चला रहे हैं और रेगुलर वीडियो आता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो कल तक हम लोग का क्वेश्चन हो चुका था, हाँ, एक टोटल क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, 101 तक कर चुके थे, यानी कि ये क्वेश्चन हो चुका था। भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समुदाय है, तो भी लिए हम लोग कर चुके थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 में हम लोग टोटल 101 क्वेश्चन कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग टोटल कितना 101 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में अब देखिए कितना तक क्वेश्चन हो पा रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा रेखा। ये कल भी क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए कितना बार रिपीट होता है। ये भी बीएसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। देख लीजिए, मतलब बार बार रिपीट कितना क्वेश्चन होता है प्रीवियस, इसलिए हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं इसमें प्रीवियस ईयर्स बहुत ज़्यादा है। तो प्रीवियस ईयर्स इतना ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए कि 40 to 50% जो होता है रिपीट हो जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो प्रीवियस ईयर्स लगाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के साथ सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा आप जानते हैं भारत और चीन के साथ सीमा रेखा है। भारत और चीन के साथ है तो होता है। इसके साथ ही आप लोग जानने का प्रयास कीजिए कि अब एक और बताए थे हम, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है। तो रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है। नर्मदा, चंबल, बेतवा, गंगा। क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो तापी और किस नदी के बीच में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है नर्मदा है, दूसरा ऑप्शन है चंबल है, तीसरा ऑप्शन है बेतवा है और चौथा ऑप्शन है गंगा है। तो याद रखिएगा, तापी और सतपुड़ा श्रेणी जो है, सतपुड़ा पर्वत है वो किसके बीच में है। तो एक तरफ आपका नर्मदा है और एक तरफ आपका तापी है। नर्मदा और तापी के बीच में है सतपुड़ा श्रेणी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, नर्मदा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी। नर्मदा और तापी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तब तक इसको हम इरेज करते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ये कल भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं। माउंट एवरेस्ट और केटू, देखिए कितना बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, आप लगातार सीरीज को देखिए। जो पार्ट 1 से स्टार्ट हुआ है सीरीज, ये अंत तक चलता रहेगा जब तक 8000 टोटल क्वेश्चन खत्म नहीं हो जा रहे हैं। ठीक है, 1000 प्लस तो सिर्फ जियोग्राफी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई है लगभग कितना है। तो 8850, ये कल बता चुके थे, लेकिन अभी एनसीईआरटी के तहत 8848 मीटर है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी के अनुसार तो 8848 मीटर है। अगर बात किया जाए कि केटू की कितनी ऊंचाई है, तो केटू जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, तो केटू की ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर है। तो ये केटू की ऊंचाई हो गया, ये आपका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। तलचर कोयले की खान कहाँ पर है। तलचर कोयला की खान कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो कल भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तलचर उड़ीसा राज्य में है और ये कोयला की खान के लिए प्रसिद्ध है। तलचर याद रखिएगा, तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला की खानों के लिए प्रसिद्ध है तलचर। झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन कोयला के कहाँ होता है। तो झारखंड में कोयला का उत्पादन होता है। कोयला का उत्पादन
तो झारखंड में होता है। लेकिन कह देगा कि कोयले की खान जो तलचर हो किसके लिए फेमस है, तो उड़ीसा में तलचर स्थित है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि नमक उत्पादन नहीं करता है, कौन सा ऐसा राज्य है तो जो नमक उत्पादन नहीं करता है। तो हमारे नीतीश जी का वो राज्य है, उसका नाम बिहार है, जहाँ पर नमक नहीं होता, क्योंकि कोस्टल इलाका है नहीं तो नमक होगा कहाँ से। राजस्थान में भी नमक होता है क्योंकि सांभर झील वहाँ पर है। गुजरात में नमक तो हो कहीं सबसे ज़्यादा, अगर पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा नमक कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा नमक आपका कहाँ पर होता है, तो गुजरात में होता है। तमिलनाडु में भी नमक होता है। ठीक है, तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में नमक का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं रहती है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, नहीं के कारण बहुत लोगों का क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो ठीक है, नहीं पर जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग, किस राज्य में नहीं रहती है। तो याद रखिएगा कि जनजाति जो होती है संथाल जनजाति कहाँ पर नहीं रहती है। क्या असम में नहीं रहती है, झारखंड में नहीं रहती है, उड़ीसा में नहीं रहती है, पश्चिम बंगाल में नहीं रहती है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जगह पर संथाल जनजाति रहता है। संथाल असम में भी पाया जाता है, झारखंड में भी पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर उनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है, मतलब सबसे बड़ा समुद्र तट भारत में किस पर है, सबसे बड़ा समुद्र तट। तो पहला ऑप्शन है आपका केरल, गोवा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु में विशालतम समुद्र तट होता है, ठीक है। तो ये भी बिहार एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, कहाँ पर विशालतम समुद्र तट है, समुद्र तट विशालतम है तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में विशालतम समुद्र तट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है, झारखंड के उत्तर में, तो झारखंड में के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है या मध्य प्रदेश है। तो अगर झारखंड की हम लोग बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा है, उत्तर में बिहार है, पूरब में बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और पश्चिम में आपका कौन सा स्टेट है, पश्चिम में थोड़ा बहुत यूपी का भी एरिया जाता है, और यूपी के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी होता है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये आपका झारखंड का चौहद्दी हो गया, याद रखिएगा। तो झारखंड का इसका राइट आंसर क्या होगा, झारखंड के उत्तर में राज्य है तो बिहार है। झारखंड में के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो बिहार है। चलिए, उत्तर भूमि द्वारा घिरा पतन है, एन्नोर, तूतीकोरिन, कांडला, विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। कांडला कहाँ पे है, तो कांडला याद रखिएगा, कांडला जो है वो कहाँ है, गुजरात में है। कांडला कहाँ पर है, तो गुजरात में स्थित है कांडला, ठीक है। कहाँ है, कांडला गुजरात में है। और ये विशाखापत्तनम जो है कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम कहाँ है, तो तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या का नाम क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या का नाम क्या है, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली। तो दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, ऑप्शन ए है 1, 2, 3 या 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। और दिल्ली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसको किसको जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है दिल्ली को, याद रखिएगा, दिल्ली को, मुंबई को, दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ता है, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की मतलब बनाने की शुरुआत कब हुई थी, तो 2001 ईस्वी में हुआ था। और कब कंप्लीट हुआ था, तो राष्ट्रीय राजमार्ग कंप्लीट होता 2011 में, 2011-12 में ये कंप्लीट हो गया था।
ठीक है। तो याद रखिएगा, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता को कौन जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ता है। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक कितना है? तो 2 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है, केसर के उत्पादन में उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर मतलब कहाँ उत्पादित, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, या फिर एकमात्र राज्य ऐसा है जो केसर को उत्पादित करता है? केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर या गुजरात? आप लोग जानबे करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। और गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो गुजरात में नमक सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, गुजरात में नमक। केरल में क्या होता है? तो केरल में याद रखिएगा, केरल में रबड़ होता है सबसे ज़्यादा, नारियल होता है, रबर, नारियल, ठीक है। पंजाब में गेहूँ चावल, पंजाब में गेहूँ चावल सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें से कौन होता है? रबी की फसल मतलब कब काटी जाती है? रबी की फसल की कटाई कब होती है? ऑप्शन है मार्च, सितंबर, जून, जनवरी। तो याद रखिएगा, अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और लगभग इसको मार्च में काट लिया जाता है रबी की फसल को, ठीक है। रबी की फसल को कब कटाई की जाती है? तो मार्च में कटाई की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन, रेशम की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मतलब रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या बिहार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में रेशम के उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन आता है कि जूट की खेती, जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है, याद रखिएगा। और रेशम सर्वाधिक उत्पादित किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। रेशम कहाँ उत्पादित होता है? तो कर्नाटक में होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? मतलब जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस राज्य की है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ज़्यादा बिहार है। 1106 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1106 लोग रहते हैं, याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा कौन आगे है? तो बिहार है। और इसमें कौन सा है? पॉपुलेशन में जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस राज्य में है? कोडाई कनाल किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश? तो कोडाई कनाल आपका है, कोडाई कनाल है आपका तमिलनाडु में। कोडाई कनाल तमिलनाडु में है। और कोडाई कनाल मतलब तमिलनाडु में एक घूमने वाला जगह है, हिल स्टेशन मतलब। और इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? कोडाई कनाल को कहते हैं। और ये घूमने वाला जगह है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, हिल स्टेशन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? दक्षिण भारत का हिल स्टेशन तो ऊटी है। दक्षिण भारत का हिल स्टेशन कहेगा तो इसका राइट आंसर होगा ऊटी। क्या होगा? ऊटी है दक्षिण भारत का हिल स्टेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? देखिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ऐसे किताब में कहीं कहीं जिंदागढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन अगर जिंदागढ़ा ऑप्शन में न रहे और महेंद्रगिरी दिया हो तो महेंद्रगिरी राइट आंसर होगा। लेकिन अगर महेंद्रगिरी ना हो और जिंदागढ़ा ऑप्शन में दिया हो तो जिंदागढ़ा ऑप्शन में मार दीजिएगा, ठीक है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, ये महेंद्रगिरी या जिंदागढ़ा, ठीक है। जिंदागढ़ा जब महेंद्रगिरी ऑप्शन में नहीं रहे, जिंदागढ़ा रहे तो जिंदागढ़ा लगाइएगा। अगर जिंदागढ़ा मतलब नहीं रहे तो और जिंदागढ़ और महेंद्रगिरी दोनों दे दिया तो महेंद्रगिरी ही राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर महेंद्रगिरी होगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका महेंद्रगिरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून से, लौटती मानसून से, विक्षोभ से? तो आप लोग जानते हैं भारत का अगर हम लोग मानचित्र बनाएं, ठीक है, भारत के अगर हम लोग मानचित्र बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो केरल राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होने लगती है शुरुआत में, ठीक है। जैसे ही मानसून आता है तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बिहार एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बिहार एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? मतलब तेल रिफाइनरी कारखाना कहाँ पर है? दुर्गापुर में, बरौनी में, रांची में या कटक में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरौनी। बरौनी तेल शोधक कारखाना जो कि बिहार में स्थित है, ठीक है। और दुर्गापुर किसके सहयोग से, दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। और किसके सहयोग से बना है? तो याद रखिएगा दुर्गापुर बना है, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है जर्मनी के सहयोग से बना है। और राउरकेला भी जर्मनी के सहयोग से बना है, याद रखिएगा राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना है। और कल बताए थे बोकारो और भिलाई, बोकारो और भिलाई बोकारो और भिलाई, ये दोनों को दोनों किससे बना हुआ है, किसके सहयोग से बना हुआ है? तो पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से, पूर्व सोवियत संघ को ही रूस कहते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरौनी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा, कावेरी, सतलज या गोदावरी? तो कृष्णा, कावेरी, सतलज या गोदावरी? तो महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। और कावेरी कहाँ है? तो कावेरी कर्नाटक में है। कावेरी कहाँ है? तो कावेरी कर्नाटक में है। सतलज कहाँ से निकलती है? तो सतलज हम कल बताए थे राकसताल झील से निकलती है, चाइना से, ठीक है। और कृष्णा कहाँ से? तो महाबलेश्वर पहाड़ी से, ठीक है, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था? ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम आप लोग जानते ही हैं, रेडक्लिफ। कब इन्होंने, सर सिरिल रेडक्लिफ ने कब खींचा था भारत और पाकिस्तान का के बीच सीमा रेखा? तो 17 अगस्त 1947, जिसके बाद दंगे भारत में स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और सर सिरिल रेडक्लिफ जो थे वो पेशे से एक वकील थे और उन्होंने क्या किया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींची थी, ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। कब खींचा गया था? तो 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947 को। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी की फसल कौन नहीं है? चना, मकई, सरसों या गेहूँ? चना, मकई, सरसों या गेहूँ? तो रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो मकई रबी की फसल नहीं है, क्योंकि चना रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है, गेहूँ भी रबी फसल है। ये तीनों के तीनों क्या है? रबी फसल है। जबकि मकई क्या होता है? तो मक्का जो होता है वो क्या होता है? खरीफ। धान भी क्या होता है? खरीफ फसल होती है। तो याद रखिएगा मकई क्या है? खरीफ फसल है। और बाकी के बाकी ये तीनों क्या है? रबी फसल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। मतलब वर्तमान जो अभी का जनगणना है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा, मतलब जनगणना उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा। तो उत्तर प्रदेश का लगभग 4 स्टेट आप लोग याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में चारों स्टेट के बारे में पूछ देता है। तो सबसे पहले तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा यूपी का है, यूपी के बाद आपका है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के बाद जनसंख्या आपका बिहार का, और बिहार के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या का किसका है? बिहार के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पश्चिम बंगाल का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के बाद आपका पूछ रहा है तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा है? तो महाराष्ट्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, ज्योग्राफी के टोटल 1000 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कीजिए, इसके बाद साइंस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? लक्षद्वीप समूह ज्वालामुखी द्वीप है, प्रवाल द्वीप है, डेल्टा द्वीप है, अपतटीय द्वीप है। आप लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप समूह जो होता है वो प्रवाल द्वीप होता है। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं? तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनके कंकाल से प्रवाल द्वीप बनते हैं। और वो कंकाल किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है प्रवाल, ये कंकाल उनका, ठीक है। तो प्रवाल द्वीप, लक्षद्वीप। और विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवाल द्वीप कहाँ पर होता है? तो ऑस्ट्रेलिया पर, में याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे ज़्यादा प्रवाल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। निम्नलिखित नदियों में कौन सा नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है? तो भारत में 2 तरह से नदी, एक तो अरब सागर में, एक बंगाल की खाड़ी में। अगर हम लोग भारत की बात करें,
अगर हम लोग भारत के एक मानचित्र बनाएं, ठीक है, तो एक तो बंगाल की खाड़ी में नदी निकलती है, एक आपका अरब सागर में। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है, अरब सागर में पलायन नहीं करती है। तो पेन्नार नदी अरब सागर में नहीं बल्कि बंगाल खाड़ी में जाती है। बाकी पेरियार, पंबा और नेत्रावती, पेरियार, पंबा, नेत्रावती, ये सारे के सारे किस में जाती है, तो अरब सागर में जाती है। अरब सागर से वाला नदी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा पेरियार, पंबा, नेत्रावती, ये तीनों की तीनों अरब सागर में आती है, और बाकी पेन्नार जो है अरब सागर में नहीं बहती है, याद रखिएगा। इधर बंगाल का खाड़ी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कॉफ़ी की खेती निम्न में से किस में सीमित है, ठीक है, निम्न में से किस में सीमित है कॉफ़ी की खेती। शिवालिक, सह्याद्री, सह्याद्री को पश्चिमी घाट भी कहते हैं, पश्चिमी घाट, ठीक है, नीलगिरी, अनंतगिरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री। कॉफ़ी की खेती कि निम्न में से पहाड़ियों में से किस में सीमित है, तो सह्याद्री में। और एक और क्वेश्चन आता है कि कॉफ़ी सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो बाबा बुदन की पहाड़ी में स्टार्ट हुआ था कॉफ़ी की खेती सबसे पहले भारत में, नीलगिरी की पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य में साक्षरता दर मतलब सर्वोच्च दशक 2001 से 2011 के विकास दर दर्ज की गई है। केरल, बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा रेट मतलब किसका है, जनसंख्या वृद्धि दर का, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार मतलब 2001 से 11 के बीच में बहुत तेज़ी से इसका साक्षरता दर सर्वोच्च दशक में बढ़ा है। मतलब साक्षरता दर अभी भी सबसे कम है अगर देखा जाए तो पूरे भारत में, ठीक है। साक्षरता दर अगर देखा जाए तो अभी सबसे ज़्यादा तो केरल का है और सबसे कम है बिहार का। लेकिन 2001 और 2011 के बीच में सबसे तेज़ी से किसी राज्य का साक्षरता बढ़ा है तो वो है कौन सा, बिहार। साक्षरता बढ़ा है कौन सा, तो बिहार का, ठीक है। तो अगर आप बात करें कि पुरुष का साक्षरता कितना है, महिला का टोटल साक्षरता कितना है, तो बिहार का अगर साक्षरता की अगर हम बात करें तो बिहार का साक्षरता है 61.4% के करीब में है साक्षरता। अगर हम लोग बात करें कि पुरुष का साक्षरता कितना है, तो 61.80% है। और पुरुष की बात करें तो पुरुष का है 71.20%। अगर महिला की बात करें तो 51.50 के करीब में है महिला का साक्षरता। तो ये आपका बिहार का साक्षरता दर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मतलब 2001 और 2011 के बीच में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस राज्य का बढ़ा हुआ है, तो बिहार का बढ़ा हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से सहस्त्राब्दी विकास स्थल है, मतलब सहस्त्राब्दी शब्द मतलब क्या है, ये पूछ रहा है, डिफिनेशन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना। मतलब विकास के लिए वैश्विक साझेदारी मतलब कि जितने भी विश्व के लोग हैं उसमें कितना शेयरिंग है विकास के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में हरित क्रांति किस और नाम से जाना जाता है। खाद्य उत्पादन क्रांति, सिंचाई और खाद्य क्रांति, बीज खाद्य सिंचाई क्रांति, कृषि और औद्योगिक क्रांति। तो भारत में जो हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा खाद का उपयोग किया जाता था, बहुत ज़्यादा खाद की उपयोग किया जाता था, सिंचाई का उपयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर बीज, उन्नत किस्म का बीज का उपयोग किया था, बीज, खाद और सिंचाई क्रांति। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966-67 में स्टार्ट हुई थी हरित क्रांति। और हरित क्रांति के विश्व में जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में जनक माने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन से, मानव निर्मित झील सबसे बड़ी कौन सी है। राणा प्रताप सागर, गोविंद सागर, बुल्लर झील या फिर बैकाल झील। मतलब कह रहा है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मैंने इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ी झील कौन सी है। राणा प्रताप सागर झील, गोविंद सागर झील, बुल्लर झील या फिर बैकाल झील। तब जानते हैं इसका राइट आंसर गोविंद सागर झील हो जाएगा। गोविंद सागर झील किसके नाम पर, ये हिमाचल प्रदेश में है। एक तो ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। और किसके नाम पर यह रखा गया है, तो 10वें गुरु सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर, सिखों के 10वें गुरु के नाम पर रखा गया है गोविंद सागर नाम
जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगला क्वेश्चन दामोदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। कहाँ हो जाएगा? दामोदर नदी पर। तिलैया, मैथन, पंचेत, कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है? तो दामोदर नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, महानदी पर कौन सा डैम है? तो हीराकुंड डैम है। हीराकुंड कहाँ है? हीराकुंड कहाँ है? हीराकुंड कहाँ है? तो हीराकुंड आपका महानदी पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जल विद्युत, ताप विद्युत, मतलब भारत में जो बिजली उत्पादित होती है वो सबसे ज़्यादा कैसे होती है? जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु विद्युत या फिर पवन विद्युत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप विद्युत से। ताप विद्युत कोयले से सबसे ज़्यादा बनता है बिजली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? हम पहले ही बता चुके हैं कि पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। हरियाणा में क्या होता है? तो हरियाणा में याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा हरियाणा में अगर देखा है सबसे कम वन है कहाँ? सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, रॉक गार्डन कहाँ है? और रॉक गार्डन कहाँ है? तो भी हरियाणा में है। रॉक गार्डन का निर्माण किसने कराया था? रॉक गार्डन का निर्माण नेकनाम सेनी ने कराया था। नेकनाम सेनी ने कराया था। कब कराया था? तो 1957 ईस्वी में कराया था। तो याद रखिएगा कि सबसे कम वन हरियाणा में है, रॉक गार्डन हरियाणा में है। रॉक गार्डन का निर्माण किसने कराया था? नेकनाम सेनी ने कराया था। कब कराए थे वो उन्होंने? तो 1957 में कराया था। और भारत में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गॉर्ड, वर्गीस कुरियन या फिर एम.एस. स्वामीनाथन? तो विश्व में हरित क्रांति कहेगा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो नॉर्मन बोरलॉग जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो विश्व में अगर कहेगा विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो इसका आंसर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। लेकिन अगर भारत में कह रहा है तो इसका राइट आंसर एम.एस. स्वामीनाथन होगा। भारत में कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे, याद रखिएगा। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966-67 के दशक में, यानी कि 70 के दशक में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नीला पहाड़ यानी ब्लू माउंटेन के नाम से कौन फेमस है? तो नीला पहाड़, नौ से नीला, नौ से नीलगिरी, नौ से नीला, नौ से नीलगिरी। ठीक है, और अरावली की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर है। अरावली के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक किसका है? तो जनसंख्या घनत्व याद रखिएगा सबसे अधिक किसका है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 1106 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो केरल की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है 94% के करीब में। 94% के करीब में साक्षरता दर है। कहाँ का? तो केरल का। दार्जिलिंग का प्रसिद्ध क्या है? चाय, कपड़ा, कॉफ़ी या फिर फूल? मतलब दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा किस चीज़, कौन सा चीज़ पे फेमस है? चाय है, कपड़ा है, कॉफ़ी है, फूल है? तो इसका राइट आंसर चाय हो जाएगा। चाय, दार्जिलिंग का सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है? चाय फेमस है। दार्जिलिंग का चाय प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। दार्जिलिंग का क्या प्रसिद्ध है? तो चाय प्रसिद्ध है। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर गुजरात में, जिम कार्बेट उत्तराखंड में, काजीरंगा असम में, सरिस्का राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई शेर गिर गुजरात में पाए जाते हैं। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर गुजरात में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा से ही हम लोग वहाँ जाते हैं, कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। और मानानीती लिपू लेक, मानानीती लिपू लेक, ये तीनों के तीनों कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। मानानीती लिपू लेक उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा कहाँ पे? तो सिक्किम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जोजिला दर्रे को जोड़ता है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? नेपाल और तिब्बत को, लेह और श्रीनगर को, लेह और कारगिल को, कश्मीर और तिब्बत को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह और श्रीनगर को। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, झूम क्या है? तो झूम कल ही हम बता चुके हैं कि झूम एक कृषि का प्रकार है, कृषि का टाइप है झूम, जो कि खेती का एक प्रकार है। झूम कृषि में क्या होता है कि इसको कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। इसकी शुरुआत जो इसका शुरुआत या फिर अभी भी लोग करते हैं, आदिवासी लोग, ठीक है, जनजातीय लोग। और कर्तन एवं दहन कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि में क्या होता है कि जहाँ पर मान लीजिए जंगल है, जंगल को काट दिया जाता है और उसमें जो कटा हुआ पार्ट है उसी में खेती की जाती है, ठीक है। और कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पोड्डू पेंडा, पोड्डू पेंडा आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। पोड्डू पेंडा आंध्र प्रदेश में, पोड्डू और पेंडा आंध्र प्रदेश में। वियतनाम में इसको रे बोलते हैं, वियतनाम में इसको क्या बोलते हैं? तो वियतनाम में इसको रे बोलते हैं, ठीक है, रे, सिर्फ रे बोलते हैं वियतनाम में। और अगर बात करें कि मिल्पा भी इसको कहा जाता है, मिल्पा लदांग अलग अलग नाम है। मलेशिया में इसको लदांग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सोने की खान कर्नाटक किस जिले में स्थित है? सोने की खान, कोलार, बेल्लारी, मैसूर, तुमकुरू। तो सोने की खदान कर्नाटक के किस जिले में है? तो सोने की खान कोलार, KGF कर्नाटक, याद रखिएगा, कोलार में है। अगला क्वेश्चन झूम ये तो हो चुका है, खेती के एक प्रकार है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में, ये भी BSSC में आया हुआ है। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के टाइम में शुरू किया गया था। ये कब शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था इसको, और याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत है, मतलब कितना भूमि पर सिंचाई होती है? तो अभी के अगर उस समय का डाटा के अनुसार तो 20% था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी लगभग ये 55% के करीब में पहुंच चुका है। भारत में सिंचित भूमि लगभग 55% के रूप में पहुंच चुका है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी का लोकेशन पूछ रहा है आपसे। तो कन्याकुमारी भारत के सबसे निचला हिस्सा में है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत कहाँ आता है। अगर मान लीजिए कि ये गोलार्ध हो गया, तो भारत हम लोगों का यहाँ पर स्थित है। ये आपका कौन सा हो गया? दो बराबर गोलार्ध को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बीच में जो बांटती है उसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा इसको बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। और इसमें जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में इसका हो जाएगा आंसर। भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी कि जस्ट भूमध्य रेखा के ऊपर में है, ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर में है, ठीक है। और भारत के बीचों बीच कौन जाती है? तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। केसर का उत्पादन एकमात्र राज्य, पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो केसर का उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर करता है। जम्मू एंड कश्मीर क्या करता है? केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। गारो खासी जयंतिया कहाँ है? गारो खासी जयंतिया कहाँ है? तो मेघालय में है, याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। एक सिंह के गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल की मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? मतलब प्रायद्वीपीय भारत में किस प्रकार का अधिकतर मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में, थोड़ी बहुत पीली ही पाई जाती है, सबसे अधिक लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ पाई जाती है। कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, वाल्टेयर में, रामेश्वरम में, त्रिवेंद्रम में। तो इसका राइट आंसर रामेश्वरम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? फिर से क्वेश्चन आ गया। तो MS स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक। और 20 में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। 20 में कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? गिर गुजरात, ग से गुजरात। ये भी BSSC CGL का क्वेश्चन है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, साइलेंट वैली या मुख्य घाटी, साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो साइलेंट वैली गोवा में है, तमिलनाडु में है, जम्मू कश्मीर में है या केरल में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में है। साइलेंट वैली यानी मुख्य घाटी कहाँ पर है? तो केरल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, गोवा किस नदी पर स्थित है? तो गोवा मांडवी नदी पर स्थित है। गोवा कहाँ है? तो मांडवी नदी पर स्थित है। और तापी नदी सूरत शहर किसके किनारे है? तो तापी नदी के किनारे कौन सा है? सूरत शहर तापी नदी के किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी कच्छ के रण में समाहित होती है? मतलब कैसी नदी है जो कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, मतलब कि गायब हो जाती है? ठीक है, तो लूनी नदी है। लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में जाके क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। कौन सी नदी? तो लूनी नदी। याद रखिएगा, लूनी नदी क्या हो जाती है? तो कच्छ के रण में जाकर क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है। सबसे अधिक प्याज कहाँ पे उत्पादित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में? आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, इसको मिलान करना है आपको। कृष्णा को, गोदावरी को, ब्रह्मपुत्र को और नर्मदा को। कृष्णा को, गोदावरी को, ब्रह्मपुत्र को और नर्मदा को। तो कृष्णा तो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र को टीसांगपो और अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। यानी कि एक का डी कहाँ पे है? तो एक का डी यहाँ पर है और 2 का सी है। ये ऑप्शन, ये 1 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन का आंसर तक सोचिए आप लोग। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो बिहार की अनुमानित आबादी लगभग कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ है। 10 करोड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उस देश को इंगित कीजिए जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से नहीं गुजरती है कह रहा है? तो चीन से निकलती है, भारत होते हुए बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, तो म्यांमार से नहीं निकलती है, याद रखिएगा, म्यांमार से नहीं निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध कहाँ अवस्थित है? दामोदर पर, बराकर पर, हुगली पर या फिर महानदी पर? तो हीराकुंड डैम याद रखिएगा महानदी पर स्थित है। महानदी पर स्थित है हीराकुंड डैम। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? मतलब सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? तो आप लोग जानते हैं कि धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है भारत में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में वन निम्नलिखित में से किस नाम से जानता है? मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र जो सबसे एशिया की सबसे बड़ी डेल्टा का नाम कौन सा है? तो सुंदरबन का डेल्टा है। तो इसका राइट आंसर सुंदरबन का डेल्टा हो जाएगा। सुंदरबन इसका नाम सुंदरी वृक्ष के कारण पड़ा। आ जाएगा क्वेश्चन में, सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? तो सुंदरी वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है, उसी कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा। और सबसे बड़ा डेल्टा है कहाँ पे है? तो सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, इसी में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सुंदरबन के डेल्टा में। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को क्या कहते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। निम्नलिखित में से देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक या उत्तर रेखा है? मतलब मैंने ऐसे कौन सी देशांतर रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? ठीक है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ से गुजरती है एक रेखा जिसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रमुख या उत्तर 82.5 डिग्री। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक या उत्तर रेखा है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत में ब्रॉड गेज के 2 रेल, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? 2.323 मीटर, 2.0 मीटर, 1.676 मीटर, 1.0 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर। याद रखिएगा, 2 रेल की पटरी के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है, याद रखिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे की खान कहाँ है? हीरे की खान कहाँ पर है? तो हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश में। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो पन्ना यानी कि कहाँ पे है? पन्ना मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और हीरे की ये बहुत बड़ा खान है, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही है। पन्ना मध्य प्रदेश में हीरे की खान है। अगला क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर कौन प्रवाहित होती है? मतलब नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित कौन होती है? तो कोसी होती है, घाघरा होता है, गंडक होता है, फिर सोन होता है। तो इसका राइट आंसर सोन होता है। सोन दानापुर में आकर मिल जाता है गंगा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। मतलब कौन सा ऐसा भारत में उद्गम नहीं होता है? तो रावी, चेनाब, ब्यास, सतलज। तो सतलज हो जाएगा। सतलज राकस ताल झील से, कहाँ से? चीन से, चीन देश से निकलती है, राकस ताल झील से, याद रखिएगा। अमरकंटक से उद्गमित होती है। तापी, नर्मदा, नर्मदा सोन, सोन बेतवा, चंबल बेतवा। तो नर्मदा और सोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बिहार एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, मतलब ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है भारत का? मणिपुर, सिक्किम, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम हो जाएगा। ऑर्गेनिक उत्सव मनाए थे मोदी जी 2016 में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ऑर्गेनिक उत्सव सिक्किम में कब मनाया गया था? 2016 में। किसने मनाया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनाए थे सिक्किम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, मिलान करना है। बांदीपुर नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ श्रेणी और पेंच नेशनल पार्क। तो पेंच तो मध्य प्रदेश में है। पेंच कहाँ पे है? पेंच मध्य प्रदेश में है। बक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। बांदीपुर तो कर्नाटक में है। बांदीपुर कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ श्रेणी कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। तो यानी कि ए का हो जाएगा बांदीपुर का, कर्नाटक। ए का 4 होगा, ए का 4, बी का 3 हो जाएगा, बी का 3, और सी का 1 और डी का आपका 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसको भी मिलान करना है आपको। खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सा क्रांति हुई? तो इसके लिए तो हरित क्रांति हुई थी, आप लोग जानते हैं। दूध उत्पादन के लिए कल बताए थे आपको, श्वेत क्रांति हुई थी, ठीक है। और श्वेत क्रांति के जनक किसको जानते हैं? वर्गीस कुरियन को जानते हैं, श्वेत क्रांति के जनक, याद रखिएगा। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति के नाम से जानता है। उर्वरक भूरी क्रांति के नाम से जानता है। यानी कि ए का 1 होगा, ए का 1, बी का आपका 3 होगा, बी का 3, सी का आपका 2 होगा और डी का 4 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई? प्रथम बार ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पानीपत, लुधियाना, कानपुर या फिर आगरा। इसका राइट आंसर यही बीएसएससी इंटर लेवल जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी, उसका भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। बिहार एसएससी का भी फॉर्म डला रहा है, ठीक है। तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई है? तो कानपुर में खोली गई है। और इसका क्या नाम से रखा गया था? इसको नाम दिया गया था लाल इमली, लाल इमली, ठीक है, नाम दिया गया था। मतलब जैसे जिस कंपनी ने खोला था ऊनी कपड़ों की मिल, उसको लाल इमली के नाम दिया गया था, ठीक है। और कानपुर में खोला गया है, याद रखिएगा। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? कानपुर में खोली गई थी। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तमिलनाडु में कौन सी जनजाति मुख्यतः पाई जाती है? इरूला, चांग, गारोस या फिर खोंड। तो इरूला प्रमुख रूप से तमिलनाडु में पाई जाती है। इरूला कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। ये तो पूर्व खोंड कहाँ पे? तो उड़ीसा में, बिहार में थोड़ा बहुत, मतलब कि 4-5 राज्य जो हैं उत्तरी पूर्वी राज्य, उसमें पाई जाती है आपका खोंड। लेकिन अगर बात करें तमिलनाडु में पाई जाने वाली, तो इरूला होगा। इरूला कहाँ पे? तो तमिलनाडु में पाई जाती है। मुख्य रूप से जनजाति पाई जाती है इरूला कहाँ पे? तमिलनाडु में। इरूला कहाँ पे? तमिलनाडु में। जरवार जनजाति, जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? जरवार जनजाति बिहार में, उड़ीसा में, नागालैंड में, फिर अंडमान में। तो जरवार आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार में। जरवार अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर।
भारत का सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था? गिर, टाइगर, राइनो या फिर हांगुल्स। तो भारत में सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो सर्वप्रथम वन्यजीव परियोजना तो टाइगर रिजर्व, भारत में सबसे पहले टाइगर रिजर्व शुरू किया गया था 1973 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है, डोगरी है, उर्दू है, पंजाबी में। ऐसे हिंदी, डोगरी ये सब बोला जाता है जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसका शासकीय भाषा जो है उर्दू है। शासकीय भाषा कौन सा है? तो उर्दू है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, यह नदी दिल्ली में है, दिल्ली में कौन सी नदी है? तो दिल्ली हम कल बताए थे आप लोगों को, कल का भी ये क्वेश्चन है कि दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। और दिल्ली में यमुना नदी के साथ साथ यमुना नदी पर और कौन कौन सा शहर है? तो एक मथुरा है, आगरा है, दिल्ली है, ये सब मथुरा, आगरा, दिल्ली, ये सब किसके तट पर है? तो आपका यमुना नदी के तट पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में यह नहीं है। 4 बड़े राज्यों में नहीं है। 4 बड़े राज्य हम अभी बताएं आप लोगों को, 4 बड़े राज्य कौन कौन है। तो जनसंख्या में आपका 4 बड़े राज्य कौन कौन से है? तो पहला आपका हो गया सबसे बड़ा जनसंख्या में यूपी, यूपी के बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका बिहार, और बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु नहीं है इसमें। ठीक है, नहीं पूछ रहा था तो तमिलनाडु नहीं है। ये भी बीएसएससी इंटर लेवल का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का, पश्चिम बंगाल का, केरल का, फिर उत्तर प्रदेश का। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है ही बिहार का, तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महलों का शहर कहलाता है? महलों का शहर कौन कहलाता है? पटना, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ। तो कोलकाता महलों का शहर कहते हैं, लखनऊ नवाबों का शहर कहते हैं। रॉक गार्डन कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। प्रकाश उत्सव कहाँ होता है? तो पटना में होता है। प्रकाश उत्सव कहाँ होता है? पटना में होता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, कोलकाता को महलों का शहर कहते हैं, और चंडीगढ़ में रॉक गार्डन स्थित है। रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेक नाम सेनी ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1957 में बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल, मतलब किसका जेल जो है पर्यटक स्थल के रूप में है? वीर सावरकर, कन्हैया, जयप्रकाश नारायण, अन्ना हजारे। तो वीर सावरकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीर सावरकर सेलुलर जेल के नाम से प्रसिद्ध अंडमान निकोबार में। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। कब से कब ये जेल में रहे थे? तो 1911 से 1921 तक ये जेल में रहे थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसको जेल का ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन 184 नंबर स्किप हो गया। अच्छा, अगले वीडियो में हम लोग 184 नंबर क्वेश्चन लेते आएंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? तो जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 2001 में शुरू की गई थी, 2011-12 तक ये चली थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पीली क्रांति का संबंध किससे है? दाल से, सूरजमुखी से, तिलहन से, या फिर मछली से? तो पीली क्रांति आप लोग याद रखिएगा, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से, दुर्गापुर जो बताया अभी आप लोगों को बता चुके हैं, दुर्गापुर जर्मनी के सहयोग से बना था। जर्मनी के सहयोग से दुर्गापुर स्थापित। बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, इसलिए प्रीवियस बहुत ज़रूरी है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, मणिपुर में, या फिर बिहार में? तो चिल्का झील कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। मणिपुर में लोकटक झील है। मणिपुर में क्या है? तो लोकटक झील है। कहाँ पे? तो मणिपुर में आपका है लोकटक झील। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन एक संशासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? सिलवासा है, कवरत्ती है, आइजोल है, दमन है। तो संशासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरत्ती है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। भारतीय वन्यजीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है? जयपुर में, देहरादून में, भोपाल में, या फिर नई दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका देहरादून में स्थित है। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जेमू ग्लेशियर,
जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो जेमू ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है या फिर सिक्किम में है? तो जेमू ग्लेशियर याद रखिएगा, आपका जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। जेमू ग्लेशियर कहाँ है? तो सिक्किम में स्थित है। जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में है। जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में है, ठीक है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो आप बता चुके हैं, झारखंड है। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड है, याद रखिएगा। और तालचर कोयला की खान कहाँ पर है? तो आपका उड़ीसा में है। तालचर कोयला की खान कहाँ पे है? तालचर तो आपका उड़ीसा में है। तालचर कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। भारत में सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? अंडे से। और अंडा के खोली जो होता है वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और परवाल भित्ति जो होती है उसका कवच किसका बना होता है? तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपका है छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाथी परियोजना कहाँ आरंभ की गई थी? हाथी परियोजना 1991, 92 में, 1982 कब की गई थी? यहाँ पर कब होगा, कब की गई थी? हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो 1991, 92 में शुरू की गई थी। प्रथम रेलवे परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ? प्रथम रेलवे परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना बड़ोदरा में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में है, बड़ोदरा में स्थापना हुआ था। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए दो क्वेश्चन आता है, एक स्वर्ण क्रांति या गोल्डन फाइबर क्रांति। तो गोल्डन फाइबर क्रांति कहेगा तो जूट से गोल्डन फाइबर क्रांति कहेगा तो, और स्वर्ण क्रांति कहेगा तो हॉर्टिकल्चर, और इसके साथ ही हॉर्टिकल्चर के साथ आपका मधुमक्खी, मधुमक्खी नहीं, मध से, ठीक है, मध से। और जूट क्रांति गोल्डन फाइबर क्रांति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति, तो टोडा जनजाति कल भी बता चुके हैं, नीलगिरी के पहाड़ी में निवास करती है। नीलगिरी के पहाड़ी में निवास करती है टोडा जनजाति। महादेव मैकाल कहाँ है? तो अमरकंटक का ही भाग है महादेव और मैकाल। अगस्तमलाई तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीलगिरी की पहाड़ी में टोडा जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है? कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक लोहा अगर उत्पादन की बात करेगा तो उड़ीसा करता है लोहा का उत्पादन सर्वाधिक, ठीक है। लोहा का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? तो उड़ीसा करता है लोहा का उत्पादन सर्वाधिक। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गारो खासी जयंतिया कितना बार बता चुके हैं, मेघालय में है गारो खासी जयंतिया। देवी मैंग्रोव कहाँ है? देवी मैंग्रोव नहीं होगा, देवी घर मैंग्रोव होगा। देवी घर मैंग्रोव आपका कहाँ पे है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। देवी घर मैंग्रोव, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम लोग ऐसे एपिसोड लेकर आते रहेंगे। और सारा के सारा ज्योग्राफी के बाद फिर हम लोग साइंस से स्टार्ट करेंगे, यानी कि टोटल लगभग 8000 क्वेश्चन हम लोग समाप्त करने वाले हैं। 8000 प्लस क्वेश्चन समाप्त करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस हैं वही क्वेश्चन सारा का सारा रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।